तो इस तरह से जो समीकरण रहेगा वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण जो सत्य है और इसका रचित और अरचित दोनों इक्वल नहीं रहेगा, वो समीकरण क्या हो जाएगा, वो समीकरण आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला आपका क्या है, एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली के संख्यात्मक मान में बदलना। एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली के संख्यात्मक मान में बदलना। इसका क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा n1 u1 इक्वल टू n2 u2। यहाँ n1 क्या है, संख्यात्मक मान। ठीक है, कौन सी प्रणाली का, पहली प्रणाली का, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है फर्स्ट। u1 क्या है, u1 आपका हो जाएगा मात्रक, यानी कि यूनिट, किसका, पहली प्रणाली का फर्स्ट। फिर सेम u2 n2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका संख्यात्मक मान। ठीक है, पहली प्रणाली का u2 आपका क्या हो जाएगा, मात्रक, न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी प्रणाली का। ठीक है, ये दोनों जो है दूसरी प्रणाली के संख्यात्मक मान और मात्रक हो गए। एक आपका पहली प्रणाली का संख्यात्मक मान और मात्रक, दूसरा आपका दूसरी प्रणाली का संख्यात्मक मान और मात्रक। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे हम, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली के संख्यात्मक मान में बदलना। ठीक है, एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली के संख्यात्मक मान में बदलना। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, एक जूल कार्य को त्रिज्यीय प्रणाली में बदलिए। ठीक है, एक जूल कार्य को किसमें बदलिए, त्रिज्यीय प्रणाली में बदलिए। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ पे नियतांक भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, एक नियतांक होगा। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे ऐसे ही आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको अगला दिया गया कि एक आपको एग्जांपल दिया गया कि एक जूल को त्रिज्यीय प्रणाली में बदलो। अब आपको यहाँ दिमाग क्या लगाना है, जूल किसका मात्रक है, आप कहेंगे कार्य का मात्रक है, या आप कहेंगे ऊर्जा का मात्रक है। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि जूल और क्योंकि ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सपोज दैट आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया कार्य, कि हमारा जूल क्या है, कार्य है। तो इसको आपको जूल को किसमें बदलना है, जूल को बदलना है त्रिज्यीय में। और जूल या कार्य जो आपका है कौन से सिस्टम में होता है, वैसे होता तो एसआई सिस्टम में है। एसआई सिस्टम को अगर लिखा जाता है तो किसके इक्विवेलेंट लिखा जाता है, एमकेएस सिस्टम में। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको एमकेएस सिस्टम को त्रिज्यीय सिस्टम में बदलना है। ठीक है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड पद्धति में बदलना है। तो पहले तो आपको कार्य का फार्मूला पता होना चाहिए, लेकिन इसके पहले आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप लिखेंगे क्या, n1 इक्वल टू कितना दिया गया, एक जूल, यानी n1 इक्वल टू आपको दिया गया है 1। ठीक है, n2 आपको निकालना है, क्योंकि कितना होगा उसमें सीजीएस में आपको नहीं पता है। u1 क्या दिया गया, u1 आपको दे दिया गया है जूल। यानी जूल को आप किसमें लिखेंगे, एमकेएस में। तो एमकेएस में आप क्या लिखेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड में। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है आपका एमकेएस में मीटर किलोग्राम स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ये एफ हो गया, इंटू एस यानी मीटर स्क्वायर। ठीक,
तो मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया U1। U2 क्या हो गया आपका, U2 आपका दिया गया सीजीएस में, तो जहाँ पे सीजीएस में दिया गया है तो मीटर को आप लिख देंगे किलोग्राम, सॉरी मीटर को आप लिख देंगे क्या सेंटीमीटर, ग्राम को आप लिख देंगे किलोग्राम को ग्राम, और सेकंड को सेकंड। इतना ही अंतर है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है किसकी वैल्यू, आपको निकालना है U2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आपको निकालना है, आपको U2 की वैल्यू आपको निकालना है। बड़े आराम से आप U2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जगह बचा हुआ है, तो आप लिखेंगे सीधा N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से, ठीक है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से। अब N1 की वैल्यू कितनी है आप रख दीजिए 1 है, U1 की वैल्यू कितनी है मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। N2 कितना आपको नहीं पता है, U2 कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम और सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक को आप हटा ही दीजिए, एक का कोई मतलब नहीं होता है। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू हो जाएगा मीटर स्क्वायर ग्राम किलोग्राम अपान सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम। अब यहाँ एक चीज देखने योग्य है कि आपको किसमें बदलना है, एमकेएस को सीजीएस में। तो जिसमें बदलना होगा उसी में आप जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को उसी मात्रक में आप कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एमकेएस को किसमें बदलना है, सीजीएस में बदलना है ना, तो एमकेएस वाला जो आपका मात्रक लिखा हुआ है उसको आप सीजीएस में बदल देंगे। जैसे जहाँ पे मीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो आप लिखेंगे यहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 इंटू आप यहाँ पर लिख देंगे 100 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ पे आप ग्राम लिख देंगे, बाकायदा यहाँ नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर को और ग्राम को एडिटिव ऐसे ही आप यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि तो इसको आप कैसे बदलेंगे, इसको आपको बदलना ही नहीं है। बदलना किसको था, बदलना था आपको जो है सेंटीमीटर को आपको ग्राम में, सॉरी मीटर को बदलना था सेंटीमीटर में, 1 किलोग्राम को बदलना था ग्राम में, उसको आपने पहले ही बदल दिया है। यानी कि आप कहें तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एमकेएस को आप सीजीएस में आप बदल रहे हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ग्राम और ग्राम कट गया, तो यहाँ पे N2 की जो वैल्यू है क्या हो गया 2 2 4 और 4 और 3 7 10 टू द पावर 7। क्या हो गया N2 की वैल्यू 10 टू द पावर 7। यहाँ पे आपका N2 की वैल्यू यहाँ पे हो गया 10 टू द पावर 7। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 जूल में 1 जूल को सीजीएस में बदलिए, तो 1 जूल को सीजीएस में हमने बदल दिया 10 टू द पावर 7। इसको दूसरी भाषा में भी कहा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, इसको 1 जूल को अर्ग में बदलो, इसको बेटा अर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं URG अर्ग, ऐसे लिख सकते हैं आप अर्ग। तो आप लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू कितना 10 टू द पावर 7 अर्ग। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और भी तमाम क्वेश्चन आपको बदलेंगे, और भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है न्यूटन को डाइन में बदलिए।
यहाँ पे एक चीज समझने योग्य है कि न्यूटन बेटा आपका बल का मात्रक है, जो कि कितने होता है एमकेएस में। डाइन भी आपका बल का मात्रक है, ये कितने होता है सीजीएस में। यानी अगर देखा जाए तो दोनों किसके मात्रक हैं, दोनों किसके मात्रक हैं, बल एफ के मात्रक हैं। अंतर कितना है, ये आपका डाइन आपका सीजीएस में है और आपका न्यूटन कितने है एमकेएस में है। तो न्यूटन को डाइन में बदलिए, या कभी कभी इस तरह से पूछता है एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो ये तो पता करना पहले जरूरी है कि न्यूटन में किसका मात्रक है। न्यूटन आपका जनरली है बल का मात्रक। और आपको हमने ये भी बताया कि जो आपका एसआई मात्रक रहेगा, अगर देखा जाए तो वो जो है किसको डिनोट करेगा, वो एमकेएस सिस्टम में को ही डिनोट करेगा। अगर एमकेएस और सीजीएस और एफपीएस तीनों में लिखना हो तो हम उसको किसके इक्विवेलेंट लिखेंगे, उसको हम एमकेएस के इक्विवेलेंट ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं सीधा N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से। ठीक है, N1 की वैल्यू कितनी आपको दी है 1, N2 की वैल्यू आपको निकालना है। U1 किसमें दिया गया है न्यूटन में, या आप कह सकते हैं उसको न्यूटन के बदले आप क्या कह सकते हैं मीटर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बल का मात्रक वह है किसमें एमकेएस में। U2 आपको क्या दिया गया है डाइन। तो डाइन आप जान लीजिए, डाइन कौन सी प्रणाली का होता है, सीजीएस प्रणाली का होता है, सीजीएस सिस्टम का होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर ग्राम और पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको गिवन है। अगर आप N1 U1 N2 U2 से आप लगाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे इंटू U1 यानी कि मीटर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे N2 यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। N2 क्या हो जाएगा मीटर किलोग्राम अपॉन सेंटीमीटर ग्राम। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर आप जानते हैं 100, और एक किलोग्राम में कितने ग्राम 1000। सेंटीमीटर और ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। N2 इक्वल टू क्या गया 10 टू द पावर 5 आ गया। तो आप सीधा क्या लिखेंगे कि अभी आप तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, तो आप लिखेंगे ऐसे सीधा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो पॉपुलर क्वेश्चन हो गए। बाकी आप ऐसे भी बता सकते हैं कितने किलोमीटर पर सेकंड में कितने आवर्स होते हैं। वैसे उसका शॉर्टकट आपको पता है कि 5/10 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में आता है, 10/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये पॉपुलर क्वेश्चन हो गए। जूल को जो है अर्ग में बदलो, न्यूटन को डाइन में बदलो। ठीक है, तो इस तरह से आपका पता जो है बदला जाता है। अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया जो है लग गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन और देख लीजिए आप। वायुमंडलीय दाब 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ये किसका मात्रक है, ये वायुमंडलीय दाब है, मतलब आप समझ गए प्रेशर है। तो ये भी N1 E1 इक्वल टू N2 U2 थे। आपको गिवन क्या है, N1 की वैल्यू 10 टू द पावर 5, U1 की वैल्यू कितना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या आप इसको लिखेंगे अगर आप
एम के इसमें, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर है, एक से कट जाएगा तो किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर ये आ गया। इंटू आपको फाइंड आउट करना है, इंटू आपको कितना दिया गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि डाइन के यहाँ पे आप सीधा सीधा लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा गया, एक से कट गया तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से 10 to the power 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, N2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10 to the power 5, यहाँ पे किलोग्राम अपान ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पर मीटर है तो मीटर को आप ऐसे लिखेंगे पर मीटर, और सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा, सेंटीमीटर आपका ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 10 to the power 5 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर अपान ग्राम। और मीटर को आप क्या लिखेंगे, मीटर को आप लिखेंगे 1000 नहीं सॉरी 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या इनकी वैल्यू क्या हो गई, 10 to the power 5 हो गया, अब 2 जीरो आपका कट गया इंटू 10, यानी N2 की जो वैल्यू हो गई 10 to the power 6 हो गया, कितना हो गया N2 की वैल्यू 10 to the power 6, क्या डाइन पर सेंटीमीटर, और ये N2 की क्या हो गई वैल्यू हो गई। तो आपका केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी कैलकुलेशन अगर सही है तो आपका आंसर तो जो है सब आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपका पूरा हो गया। मतलब आपका है द्विमीय वृत्त की सीमाएं, आगे आपका है द्विमीय वृत्त की सीमाएं। तो द्विमीय वृत्त की सीमाएं आपके हैं, जैसे द्विमीय वृत्त की सीमाएं ये हैं कि ये जो है द्विमीय वृत्त के लिए कंडीशन क्या है कि जिसे दो या दो से अधिक भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं कोई एक राशि हो, किसी एकल राशि के बारे में ये कोई भी जो है संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। कंडीशन क्या है, कम से कम दो या दो से अधिक भौतिक राशियों में इसमें जो है होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, या ये जो है जो आपके लॉगरिथम टर्म होते हैं लॉग वगैरह, इसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दे पाता है, ठीक है। तीसरा क्या है कि आपका साइन थीटा, कार थीटा, टेन थीटा, ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी ये नहीं दे पाता है। चौथा क्या है, ये कोई भी नेतांक 2, 5, 10, 20 या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके बारे में किसी भी नेतांक का मान जो है ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। पांचवा पॉइंट, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हो गया कैपिटल जी, ठीक है, ग्रेविटी हो गया स्मॉल जी, इसके बारे में जो कोई जानकारी ये नहीं देता है। यानी कि अगर नियतांक के रूप में रहे जी या कैपिटल जी या आपका स्मॉल जी, तो इसका जो इसका जो है इसका संबंध जो स्थापित इससे नहीं किया जा सकता है, कहाँ इसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो ये इसके जो है लिमिटेशन हो गए किसके, द्विमीय विश्लेषण के, ठीक है। और इसके जो है फायदे आपको पता है सामान्यता के सिद्धांत से कि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों में आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक समीकरण के मान को दूसरे समीकरण के मान में आप रख सकते हैं, यानी कि आप ये कहें तो एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली के संख्यात्मक मान में आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है कि किसी भी समीकरण के सत्यता की आप जांच कर सकते हैं। तो ये द्विमीय विश्लेषण की सीमाएं थी। नोट्स आप लोग बनाएंगे और जो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे बेटा बोर्ड पे करवा रहे हैं, इसमें अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट भी आप कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ की नोट्स आपको बनाना है प्रॉपरली, ठीक है।
और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन करवाऊँ। बाकी प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो प्रैक्टिस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक आपका जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तब तक आप ऑनलाइन क्लास जो है अटेंड करते रहिए। कंपलसरी है सबके लिए, इतना जानिए आप। ठीक है, तो आज पहला दिन है तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर जो है कल से डिटेल लेक्चर दिया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।